भारत ने सोमवार को पहली बार शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद के सम्मेलन की मेजबानी की। वर्चुअल माध्यम से हुई इस 19वीं बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 तक भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत 29 वर्ष की औसत आयु वाला सबसे युवा राष्ट्र होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है और आतंकवाद के खतरे का खात्मा करने से ही हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को साकार कर सकते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने बहादुरी से वैश्विक महामारी का मुकाबला किया है और इस वायरस से लड़ने के साथ साथ आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय काम किया है। भारत ने अपनी कोरोना मृत्यु दर को दुनिया में सबसे निचले स्तर पर रखा है। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने थे और स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होने के बाद भारत ने पहली बार एससीओ की किसी बैठक की अगुवाई की। इसके अलावा रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान 6 सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से विदेश मामलों के लिए संसदीय सचिव ने इसमें हिस्सा लिया। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अलावा इसमें 4 पर्यवेक्षक देश भी भाग लिया, जिसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, ईरान के उपराष्ट्रपति, बेलारूस के प्रधानमंत्री और मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। आज की चर्चा में हम एससीओ देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद के सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के संबोधन की बड़ी बातों का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है पूर्व राजदूत अनिल वाधवा जी, साथ ही हमारे साथ है सामरिक मामलों ओआरएफ के प्रमुख प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वाधवा सर, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। भारत ने एससीओ देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद के सम्मेलन की पहली बार मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की। उनका जो संबोधन रहा, बड़ी बातें उसमें क्या निकल कर आई हैं आपकी नजर में? देखिए, वेंकैया नायडू को संबोधन किया, उसमें 3-4 खास विशेषताएं हैं। एक तो उन्होंने स्टार्टअप्स और इनोवेशन के ऊपर एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप को गठित करने का प्रस्ताव दिया है और यह भी कहा है कि भारत हर वर्ष इसको होस्ट कर सकेगा। दूसरा, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो उसमें हमने अभी कुछ महीने पहले एक सम्मेलन किया था, लेकिन उसके चलते अब एक एक्सपर्ट ग्रुप का भी प्रस्ताव वेंकैया नायडू जी ने दिया है। और तीसरा जो स्तंभ उन्होंने जिसके ऊपर बल दिया वो ऐतिहासिक संबंध थे और उनको अगर देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है आगे चलकर इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा करेगा और ये क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, एससीओ देशों के लिए भी अच्छा है और इसका मौका एससीओ देशों को उठाना चाहिए। और इसके चलते उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 की महामारी विश्व में फैल रही है, तो इसके चलते भारत जो है उसने काफ़ी अपने जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और अपनी जो स्थितियां हैं उसको बाकी देशों को भी काफ़ी मजबूत करने में भारत का रोल काफ़ी सक्षम रहा है। और वेंकैया नायडू जी ने ये भी कहा है कि आगे चलकर भारत अपनी पूरी कोशिश करेगा कि एससीओ देशों के साथ पूरा सहयोग करे। और इसमें उपराष्ट्रपति के संबोधन की क्या बड़ी बातें और रही हैं, इसमें एक एक करके भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर पंत, मैं चाहूंगी कि एससीओ संगठन कितना अहम इस क्षेत्र के सदस्यों के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से और कोविड की चुनौतियों के बीच हुआ ये सम्मेलन कितना अहम रहा है आपकी नज़र में? देखिए, यूरेशिया जो है, जो लैंडमास है जिस ज्योग्राफी की हम आजकल बहुत चर्चा करते हैं, इंडो पैसिफिक के बाद जो कॉन्टिनेंटल जो समस्याएं हैं जहां पर भारत जुड़ता है यूरेशियन लैंडमास से, उसके चलते एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत को बड़े जो और देश हैं कॉन्टिनेंट के, यूरेशिया के, चीन, रूस के साथ जोड़ता है, सेंट्रल एशिया के देशों के साथ। तो कहीं पर उसकी महत्ता अपने आप ही बढ़ जाती है, जबकि आप देखें कि जो 3 इम्पॉर्टेंट जो देश हैं, रूस, चीन और भारत, वो सेंट्रल एशियन देशों के साथ मिलकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सिर्फ जो शुरू हुआ था अलगाववाद और आतंकवाद जैसी समस्याओं को डील करने के लिए, और अब आप उसका जो खाका बन रहा है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, उसमें 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं
उनकी बात करी जा रही है। और जिस तरह से भारत ने इस एससीओ में अब पहल करी है, स्टार्टअप सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको देखते हुए भारत ये रिकग्नाइज कर रहा है कि आने वाले समय में सेंट्रल एशिया एक इम्पॉर्टेंट रीजन होगा। और उसमें जिस तरह से बड़ी महाशक्तियां जो हैं, रूस, चीन और भारत, कैसे इंटरैक्ट उसके साथ करती हैं, उसका फ़ायदा भारत को मिले, उसका फ़ायदा सेंट्रल एशिया के देशों को मिले। तो जो 2001 में ये पहल शुरू हुई थी, वो चलते चलते आज 2020 में एक ऐसी कगार पर खड़ी है जहां पर भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर एससीओ का बनता हुआ नजर आ रहा है। और भारत ने इस बात को बार बार कहा कि क्योंकि सेंट्रल एशिया को एक लैंडलॉक्ड रीजन माना जाता है, क्योंकि भारत के लिए सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कहीं पर भारत ये जो लैंडमास है, इसमें अपना जो रोल है, ट्रेडिशनल रोल प्ले करने को तैयार है। जैसा आज वेंकैया नायडू जी ने कहा, ऐतिहासिक संबंधों को आज के संदर्भ में देखने की जरूरत है और उन ऐतिहासिक संबंधों को रिवाइव करने की जो कोशिश भारत कर रहा है, मुझे लगता है उससे दो तरह से भारत को फायदा होगा। एक तो जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, जो मध्य एशिया के जो देश हैं, उनके साथ भारत अपने पुराने संबंधों को रिवाइव करेगा, और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, वो जो आर्थिक संबंध है, वो आगे बढ़े। इससे दोनों को फायदा होगा, जैसा आज की पहल में भी कहा गया, वेंकैया नायडू जी ने भी कहा। लेकिन जो दूसरी बात है इसमें कि भारत के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें रूस शामिल है, चीन शामिल है, और दोनों ही देशों, रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं और चीन के साथ जिस तरह के विवाद हैं, उसके चलते कहीं पर ये प्लेटफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अपने आप में प्ले करता है। तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि जो आगे आने वाले जो दशक हैं, आगे आने वाले जो साल हैं, उसमें एससीओ का रोल दो तरफा होगा। एक तरफ जो उसका ओरिजिनल मैंडेट था, जिसमें अलगाववाद, आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म को रोकने की बात थी, जिसको लेकर ये शुरू हुआ था, वो उसके लिहाज से भारत वहां पर पहल अपनी बनाए रखेगा और भारत उसको आगे ले जाने की कोशिश करता रहेगा। और दूसरी तरफ जो 21st सेंचुरी की जो चैलेंजेस हैं, जिसका आज जिक्र किया गया, जिसको भारत वहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी वो आगे उससे एक नया रोड मैप सेंट्रल एशिया और एससीओ के लिए भारत तैयार करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही तरफ से भारत इसको एक नया मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है काफी सराहनीय है। बिल्कुल। वाधवा सर, जिस तरह से प्रोफेसर पंत भी बता रहे हैं कि जिन उद्देश्यों के साथ इस संगठन को बनाया गया था, उसमें एक बड़ा मुद्दा आतंकवाद भी था। इससे पहले हमने देखा जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, उसमें भी आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया, और आज उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भी कहा है कि अगर क्षेत्र विकास करना चाहता है, अगर एससीओ के सदस्य देश जो है वो विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए सबसे जरूरी शर्त है शांति और स्थिरता, और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। तो ना जहां ये पनप रहा है, बल्कि जहां से इसे सपोर्ट मिल रहा है, वो भी बंद होना चाहिए। तो इस बात को प्रमुखता से उठाना आज भी भारत की तरफ से कितना जरूरी था? आज के संदर्भ में ये मुद्दा उठाना बहुत ही ज़रूरी था। और भारत अभी जितने भी वर्ल्ड फोरम जो जहाँ भी हमको मिलता है आजकल, उन सभी फोरम में भारत ये मुद्दा उठाता रहा है। आतंकवाद और कट्टरवाद की सामान्य चुनौतियों को लेकर साझा प्रयास भारत ने ज़रूर किया है, लेकिन साथ में दूसरे देश उसके साथ चलें, ये भी बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने क्षेत्र में देखें तो पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ रही हैं, उसके चलते चीन का एससीओ के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देना बहुत बहुत अहम हो गया है। चूँकि अभी तक हमने देखा कि आतंकवाद के इशू का ऊपर चीन ने भारत का साथ नहीं दिया है, और पाकिस्तान के जो अलगाववाद और जो टेररिस्ट थे, उनको ब्लैक लिस्ट में डालने से भी काफ़ी सालों से भारत की प्रयासों के ऊपर चीन नहीं माना। तो अब जाकर कुछ ऐसी हम आशा कर सकते हैं कि आगे चलकर चीन को ये एहसास होगा कि जब तक सभी देश एससीओ के तहत इस पर मिलकर काम नहीं करें, तो इस प्रॉब्लम से जूझना संभव नहीं है, और फिर चीन के लिए भी एक बड़ी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। तो हम देखें कि एससीओ की जो क्षेत्रीय
रैट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवाद विरोधी संरचना जिसको बोलते हैं, उसमें जो भी सर्वोत्तम प्रथाएं हैं वो जल्दी से जल्दी लागू हों और एससीओ आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार लाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है प्रोफेसर पंत, सिर्फ भारत के नज़रिए से ही नहीं, बाकी जो देश हैं इस संगठन में, उसके नज़रिए से आप आतंकवाद को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं और क्या इस मंच से इस दिशा में कोई हल निकलता हमें आगे दिखाई दे सकता है? देखिए, जो बड़े 3 देश हैं, भारत, रूस और चीन, उनके लिए तो आतंकवाद शुरू से बड़ा मुद्दा रहा है और तीनों ही देश जब अलग से भी मिलते हैं, चाहे वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म हो या आरआईसी का प्लेटफॉर्म हो, उसमें आतंकवाद का बड़ा मुद्दा उसको बनाया जाता है, काफ़ी बड़ा मुद्दा एजेंडा में रहता है। तो ये देशों के लिए तो है ही, लेकिन जो अगर आप वहाँ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के देशों की बात कर रहे हैं, जो इसमें बड़ी संख्या में हैं और जिनके जो इसके केंद्र में हैं इस एससीओ के, वो देश भी इस समस्या से, एक्सट्रीमिज्म से पीड़ित हैं, टेररिज्म से काफ़ी जो उनके बॉर्डर एरियाज हैं उसमें इन्फिल्ट्रेशन रहता है। तो उसको देखते हुए वो जो देश है उन्होंने हमेशा से सिंपैथेटिक रहे हैं कि जो कल्चर सेंट्रल एशिया का रहा है वो अलगाववाद, वो कट्टरवाद से अलग रहा है, वहाँ का इस्लाम अलग रहा है। तो उसको देखते हुए आप जो पिछले कुछ दशकों में हो रहा है, खासकर 2 दशकों में जो हुआ है, जहाँ पर ये समस्या वहाँ पर पनपने लगी है और ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली बेल्ट है, इससे जो वहाँ के देश भी प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समस्या वहाँ ना फैले। तो इसके चलते जो एक कॉमन एजेंडा है वो बनना स्वाभाविक है और इसीलिए जब 2001 में इसका गठन हुआ था, तो ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया था और हर जो इसका मेंबर स्टेट उस समय हुआ करता था और उसके बाद भी ये इस बात पर जोर देते रहे कि जो आतंकवाद का मुद्दा है ये फोकस से ना हटे, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो कि आतंकवाद को न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह यूज करते हैं, बल्कि अपने फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत अहम केंद्र बिंदु बनाकर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसके चलते जब भी ये मुद्दा वहां पर उठा है तो उसका जो और देशों की तरफ से काफी पुरजोर समर्थन इस मुद्दे को मिला कि इसको किस तरह से टैकल किया जाए। और इसीलिए जो इसका अभी एम्बेसडर वाधवा भी जिक्र कर रहे थे, जो रैट्स मैकेनिज्म क्रिएट किया गया करने की बात हुई, करने की कोशिश हो रही है, वो मुझे लगता है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे आने वाले समय में, जबकि ये वहाँ के देश, मध्य एशिया के देश भी ये चाहते हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान अफगानिस्तान बेल्ट में हो रहा है वो आगे ना बढ़े और जो सेंट्रल एशिया का अपना एक कैरेक्टर है इस्लाम का वो बचा रहे। और इसी के संदर्भ में जब भी रूस, अमेरिका, रूस, चीन और भारत ने इस विषय को उठाया है, तो इसी के संदर्भ में उठाया है कि वहाँ पर भी जो प्रोटेक्शन है वहाँ के कैरेक्टर का सेंट्रल एशिया के, वो बरकरार रहे। लेकिन समस्या जब जियोपॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तब आ जाती है, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि चीन का जो टेररिज्म के प्रति रवैया रहा है वो ये रहा है कि चीन की तरफ टेररिज्म न जाए, लेकिन औरों का जहां तक जिक्र आता है, खासकर भारत का जहां तक जिक्र आता है, वहां पर वो उसको जियोपॉलिटिकली इस विषय को देखने लगता है और पाकिस्तान का समर्थन करने लगता है। तो उसको देखते हुए भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने जो रिश्ते हैं, ऐतिहासिक रिश्ते रूस के साथ और सेंट्रल एशियन जो देश है उनके साथ एक इस प्लेटफॉर्म पर इसको और स्ट्रेंथन करे, जिससे कि जो पाकिस्तान चीन नेक्सस है उसको कहीं पर कमजोर करके इस एससीओ का जो फंडामेंटल ओरिजिनल आइडिया था कि इसको अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा किया जा सकता है, वो जो ओरिजिनल आइडिया था उसको और मजबूती मिल सके। बिल्कुल। और वाधवा सर, इस समय पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड को लेकर है। भारत की तरफ से आज जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने अपनी बातें रखी और अपने योगदान की बात कही कि भारत आगे आकर जितना योगदान देना चाहता है, और खासकर जैसे आपने भी कहा स्टार्टअप को लेकर और इनोवेशन को लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं, कितना बड़ी मदद अपने एक्सपीरियंस के जरिए, क्योंकि स्टार्टअप और इनोवेशन को लेकर लगातार सरकार जोर दे रही है, अपना एक्सपीरियंस और क्षमता के हिसाब से कितना बड़ा रोल भारत अदा कर सकता है, कितना बड़ा योगदान भारत दे सकता है इस क्षेत्र में? देखिए, जो प्रस्ताव वेंकैया नायडू जी ने रखा है कि भारत तैयार है कि हर साल
स्टार्टअप और इनोवेशन के ऊपर जो वर्किंग ग्रुप है वो यहाँ भारत में मिले, उससे आगे चलकर भारत को भी काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन जो इस क्षेत्र के देश हैं, जो एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं, उनके लिए भी ये आगे चलकर काफ़ी मददगार साबित होगा। अभी हम देखें तो यदि चीन और रूस को छोड़कर बाकी जो जितने भी देश हैं वहाँ पर स्टार्टअप्स और इनोवेशन में थोड़ी कमी नज़र आती है। और भारत में इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और भारत के लिए बिल्कुल सही समय था जब भारत को ये प्रस्ताव भारत आगे रखना था, और भारत ने इसको रखा है। हाँ। उसके साथ साथ हम देखें तो विज्ञान के क्षेत्र में भी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भी, जहाँ पर भारत और ये जो सेंट्रल एशिया के देश हैं इनके साथ एक ट्रेडिशन रहा है, कल्चरल ट्रेडिशन रहा है और हिस्टोरिकल लिंक्स रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मुद्दा जो है जिसके ऊपर ये प्रस्ताव रखा गया है, और आगे चलकर यह भी बहुत मददगार साबित होगा। लेकिन यदि हम इनोवेशन की बात करें तो कोविड के टाइम पर जब कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है, एक वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है, और हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर और इसके चलते काफ़ी सारे साझे कोलैबोरेशंस आजकल सामने आए हैं। भारत का भी काफ़ी देशों के साथ टाई अप रहा है। ये देश भी चाहेंगे कि ये एससीओ के तहत, जैसे कि हमने देखा कि रशिया ने अपनी वैक्सीन ईजाद करी है, चीन ने इस पर काफ़ी काम किया है, और भारत में भी इस पर काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। तो बाकी देशों के लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगा। इनोवेशन के संबंध में देश चाहेंगे कि वैक्सीन तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरह की इनोवेशन भी आगे बढ़े। बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, आपकी नज़र में जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसमें अपनी तरफ से भरपूर योगदान, मदद देने को लेकर जो उपराष्ट्रपति की आज बातें रही हैं, उसमें आप बड़ी मुद्दे क्या देखते हैं? देखिए, भारत ने जब से ये कोविड-19 का कहर शुरू हुआ, तब से अगर आप देखें कि जिस तरह से बाकी बड़ी शक्तियां या तो चीन जैसी थी जो कि इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, या अमेरिका जैसे जो कि इनवर्ड लुकिंग हो गए, वेस्टर्न यूरोप में भी अंदरूनी जद्दोजहद चल रही थी। तो वहाँ पर भारत ने जो लीडरशिप दिखाई है पिछले कुछ महीनों में अपने रीजन में और एक्स्ट्रा रीजनल भी किसी हद तक, और ये आश्वासन दिया है दुनिया को कि अगर फार्मास्यूटिकल ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को कहा जाता है, तो भारत उस नाम पर या उस टाइटल के लिए अपना पुरजोर कोशिश करेगा कि वहां तक वो उस लेवल का काम कर सके। तो और लीडरशिप मुझे लगता है बहुत ज़रूरी थी ऐसे समय में, जिस समय कि बाकी देश लीडरशिप से किनारा कर रहे थे। तो भारत ने उसी एक माइंडसेट को आगे बढ़ाते हुए एससीओ में भी, जो वेंकैया नायडू जी ने कहा कि भारत तैयार है इंगेज करने के लिए दूसरे देशों को, और अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से पुरजोर कोशिश भारत की ये रहेगी कि न सिर्फ भारत अपने नागरिकों के लिए काम करे, बल्कि भारत एक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में भी उभरे। और मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, और एससीओ एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो रीजन है वहाँ पर ये क्राइसिस तो रहेगा, और ऐसी कोई क्लैरिटी अभी नहीं है कि वहां पर कौन लीडरशिप का रोल लेगा हेल्थ सेक्टर में। तो वहां पर अगर भारत अपने आप को स्टैब्लिश कर पाता है, एक लीडरशिप दे पाता है, भारत अगर कोविड सिर्फ वैक्सीन के ही नहीं और भी जो हेल्थ सेक्टर है उसमें एक एक्सपेंशन भारत को मिल पाता है, तो मुझे लगता है भारत के लिए अच्छा है और सेंट्रल एशिया के लिए अच्छा है कि वो मॉडर्नाइजेशन जो वो प्रोसेस चल रहा है अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, उसका भारत अगर भागीदार बन पाता है, तो वो मुझे लगता है कि जो लीडरशिप भारत ने दुनिया को दी है, रीजन को दी है पिछले कुछ महीनों में, उसी का एक एक्सटेंशन हमने इस स्पीच में भी सुना, उसी का एक एक्सटेंशन मुझे लगता है भारत सेंट्रल एशिया में भी देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और वाधवा सर, आखिर में आप एससीओ के सामने अब किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, किस तरह की दिशा आगे दिख रही है? क्या जिन मसलों को लेकर, जिन विचारों को लेकर एससीओ बनाया गया था, क्या उन्हीं पे आगे बढ़ता दिख रहा है? क्या हासिलात रह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना है रैट्स, उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है,
ठीक वो है। इसलिए है क्योंकि चीन की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से इसमें ज़रूर रोक लगी हुई है। अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान को अगर हम देखें तो एससीओ का मेंबर है 2017 से लेकर अभी तक, लेकिन खुद ही एफएटीएफ के अंतर्गत उसके ऊपर काफ़ी निगाहें हैं और चीन का समर्थन हमेशा पाकिस्तान को मिलता रहा है। जब तक ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी, आगे चलकर एससीओ में इसके ऊपर पूरी तरह से आगे बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन ये एक अहम जो एम है वो एससीओ का ये अहम एम है और इस पर ज़रूर आगे चलकर प्रोग्रेस की संभावना है। चीन खुद ही ये समझेगा कि यदि वह पाकिस्तान को इसी तरह से मदद करता रहा तो एक दिन ये टेररिज्म वापस आकर चीन को ही तंग करेगा। और जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आती है एससीओ में इस पर ज़्यादा प्रोग्रेस देखना मुश्किल है। दूसरी बात, एससीओ के तहत जो देश हैं उसमें काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जिसमें व्यापार को लेकर और अभी हमने देखा इनोवेशन को लेकर और साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उसमें एससीओ काफ़ी आगे चलकर प्रोग्रेस कर सकता है। तो प्रौद्योगिकी का सवाल हो, दूरसंचार का सवाल हो, बैंकिंग का सवाल हो या वित्तीय इश्यूज का सवाल हो, फार्मा के इश्यूज भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी में आगे चलकर एससीओ प्रोग्रेस करेगा। और अभी तक मादक पदार्थों की तस्करी, छोटे हथियारों की प्रसार में भी रोक लगाने के लिए थोड़ा बहुत कदम एससीओ ने आगे उठाए हैं। लेकिन जब तक कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि पाकिस्तान जो इसमें बिलीव नहीं करते हैं तो वो आगे चलकर बहुत मुश्किलें पैदा करेंगे। लेकिन आशा यही है कि चूंकि पाकिस्तान अब एससीओ का अंग है तो इससे कुछ समझेगा और आगे जाकर कुछ प्रेशर पाकिस्तान पर पड़ेगा। भारत की मुद्दे से देखें तो ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर कनेक्टिविटी के इश्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा की आपूर्ति हो या फिर जो बाकी जो आतंकवाद की चुनौतियां, ये सब भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, आखिर में आप चुनौतियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे और सार्थकता जो है एससीओ की उसे साबित करता रहे आगे भी एससीओ, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जैसा कि मुझे लगता है भारत ने कोशिश करी है कि हमको आज की जो चुनौतियां हैं उसके लिए रेलेवेंट बनाना होगा। कोविड-19 सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती है, उसको कैसे एससीओ टैकल करता है अपने एरिया में, अपने रीजन में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और भारत ने उसके लिए जिस तरह की पहल करनी शुरू करी है वो काफ़ी एक ऑप्टिमिज्म दिलाती है कि एससीओ राइट ट्रैक पर है। दूसरा मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है कि कैसे चीन को ये समझ में आए कि उसका जो एटीट्यूड है पाकिस्तान को लेकर, अगर वो नहीं बदलेगा तो न सिर्फ इसका इम्पैक्ट साउथ एशिया पर होगा बल्कि जो एससीओ एक प्लेटफॉर्म के तरह से खड़े होने की कोशिश कर रहा है और अभी काफ़ी एक नेसेंट स्टेज पर है, उसका इम्पैक्ट एससीओ पर भी हो सकता है। और हो सकता है एससीओ की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होती जाए अगर चीन ने अपना एटीट्यूड नहीं बदला। तो मुझे लगता है ये एक तरह से दो चुनौतियां हैं कि कैसे आप रेलेवेंट एससीओ को बनाए रखेंगे आगे आने वाले समय में और कैसे जो कोर प्रॉब्लम है जिसको लेकर एससीओ खड़ा हुआ था, अलगाववाद, आतंकवाद को लेकर, कैसे उसका मुकाबला एकजुट होकर एससीओ कर पाए। ये मुझे लगता है दो चुनौतियां आगे आने वाले समय में रहेंगी। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की चर्चा का समय पूरा हो गया है। प्रोफेसर पंत, आपका बहुत बहुत